हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद। आज का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं। तो इससे पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक। तो आज 5वां चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। तो इसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, इसके बाद देन लास्ट में ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो आप लोग पेन और कॉपी दोनों चीज़ तैयार रखोगे और साथ साथ नोट करते जाओगे, ठीक। इस 5वां चैप्टर हो गया, इसके बाद 6ठा और 7वां चैप्टर है। तो 3 चैप्टर और बाकी है, ये लगा करके तो एक एक दिन करके ऐसे करके समाप्त कर देंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात जो है कहता मानव की किसकी मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वो क्या होती है। तो मानव की न्यूनतम आवश्यकता यह रोटी, कपड़ा और मकान होती है। इससे और न्यूनतम आवश्यकता कुछ हो ही नहीं सकती है। कोई भी मानव है उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और रहने के लिए मकान चाहिए। तो ये 3 चीज़ जो होती है मिनिमम नेसेसरी होती ही है हर एक मानव के लिए, ठीक। इसके बाद कहती है क्या कि रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। रोजगार एवं सेवा क्या होती है, एक दूसरे के पूरक होती है। रोजगार जिससे कोई कामकाज मिल गया, सेवाएं भी एक प्रकार का कामकाज ही होता है जो दूसरों को प्रदान की जाती है। तो एक दूसरों के पूरक होती है। पूरक होती क्या है, आप लोग मैथ में पढ़ोगे कि कोई भी 90 डिग्री का कोण है, कोई भी 90 डिग्री कोण है, कोई भी दो कोण मान चलो ए प्लस बी, ये होता है 90 डिग्री का। अगर इसे हम पूछ दें कि ए का पूरा क्या हो जाएगा, अब इसे को पता है कि पूरक होता है 90 डिग्री, ए का पूरा क्या हो जाएगा। तो ए का पूरक अगर एक कोण आप में, अच्छा मान के चलिए बी जो है वो 20 है, कितना है 20 डिग्री है, और कहेगा ए का पूरक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। तो आप ये 20 को घटा दोगे तो ए का पूरक आ जाएगा 70 डिग्री। इस प्रकार एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो पूरक पूरक का मतलब ये होता है कि सभी मिला करके चलते हैं, तो इसीलिए पूरक कहलाता है वो। तो रोजगार एवं सेवाएं जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक होती हैं। ये बात याद रखनी है, ठीक। इसके बाद कह रहा है क्या कि विश्व की 2/3 भूभाग गरीबी एवं विपन्नता से ग्रसित है। गरीबी समझते हो आप लोग, गरीबी, निर्धनता और विपन्नता जो संकट वगैरह आते हैं उससे ग्रसित है। कितने, 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग ऐसे हैं विश्व के जो क्या है गरीबी और विपन्नता से ग्रसित हैं। यह बात याद रखना है। अगला पॉइंट है, कहता है क्या, बिहार वर्षों तक गरीब और बेरोजगारी का केंद्र रहा है, अभी भी है, अभी भी क्या है, बिहार जो है गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है बिहार, सभी को पता है। अब सरकारें नई नई योजना लाती है, क्या करेगी नहीं करेगी उसके बाद पता नहीं, लेकिन अभी भी यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी बिहार में भर भर के है, ठीक। इसके बाद आगे बात करें तो आगे है, कहता है सैन्य सेवा। क्या, सैन्य सेवा हो गया, स्वास्थ्य सेवा हो गया, शिक्षा सेवा एवं बैंकिंग सेवा इत्यादि जो है ये सब क्या है, सरकारी सेवा। क्या है, सरकारी सेवा है। क्या क्या, सैन्य सेवा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं बैंकिंग सेवा, ये सब जो है सरकारी सेवा में आती है। इसके बाद बात करें आगे, कहता यातायात सेवा। क्या, यातायात सेवा हो गया, है ना, बसेस हो गई, ट्रेनें हो गई, और भी होती है। माल सेवा हो गया, कोचिंग हो गया, कोचिंग सेवा हो गया, ये सब गैर सरकारी है, ये सब सरकारी नहीं होते हैं, ठीक ना। ये सब क्या होते हैं, गैर सरकारी। प्राइवेट ट्रेनें भी चलती है, आप लोगों को पता होगा, प्राइवेट हवाई जहाज़ भी चलती है। तो ये सब क्या गैर सरकारी है, जो सरकार के अंतर्गत नहीं आते उसे गैर सरकारी कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि अच्छा, काम के बदले अनाज। क्या, काम के बदले अनाज कब से शुरू हुआ, ये 2004 से शुरू हुआ है, काम के बदले में क्या, अनाज। इसके बाद ग्रामीण स्वरोजगार। क्या, ग्रामीण युवा स्वरोजगार, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है कब से, वो 1980 से। कब से, 1980 से। और एक योजना है जवाहर
जवाहर रोजगार योजना ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1989 से, 1989 से। अब ये चारों जो फैक्ट है, जो चारों योजना है, इसको याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद कहता है कि मनरेगा या नरेगा, पहले नरेगा था, अब मनरेगा हो गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है। मनरेगा को जो है विश्व की क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी योजना, विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है किसको? नरेगा या मनरेगा को, ठीक। इसके बाद भारत विश्व का अग्रणी युवा वाला देश है। अगर सबसे अधिक युवा जो है तो कहाँ पर है? भारत में है, जो सबसे अग्रणी है पूरे विश्व में, भारत को पहले स्थान पे लाता है युवाओं में। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? यह आपको हो जाएगा बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, ठीक। इसके बाद है कि बिहार, क्या? बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। फिर भी बिहार की अपेक्षा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जो है ये अच्छे हैं, बिहार काफ़ी पीछे हैं। और यह चारों राज्य को किस नाम से जाना जाता है? बीमारू राज्य के नाम से। किस राज्य के नाम से? बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। आपको पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है या कौन सा नहीं जाना जाता है। ऐसे अगर क्वेश्चन आएगा तो बिहार, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उड़ीसा को मेनली याद रखना है। इसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है, ठीक। आगे है कि मानव, क्या? मानव पूंजी, मानव जो है क्या हो गया, सॉरी, मानव पूंजी के 5 प्रमुख घटक है। क्या क्या है वो? भोजन है, वस्त्र है, आवास है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है। तो मानव जो पूंजी है उनके 5 प्रमुख घटक है। क्या क्या है वो? भोजन है, वस्त्र है, आवास है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है। तो ये 5 घटक याद रखनी है। मानव पूंजी के 5 घटक है, भोजन, भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये पाँचों इम्पोर्टेंट है। ये पाँचों मानव को हर हमेशा चाहिए ही चाहिए। जब तक ये नहीं, मानव सभ्य नहीं बन सकते हैं। तो ये नेसेसरी है, ठीक ना। इसके बाद आगे देखो कि सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है जीडीपी। क्या होता है? जीडीपी। जीडीपी में जो योगदान होती है, जो सेवा क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में कितना है? 55.1%। कितनी है? 55.1% योगदान है हमारे जीडीपी में। किसका? सेवा क्षेत्र का, सर्विस क्षेत्र का। इसके बाद आर्थिक मंदी का भारत पर जो प्रभाव है वो कैसा है? तो कम प्रभाव है, ठीक ना। ये बात याद रखनी है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स थी, इसको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है क्या? बाह्य स्रोत्री आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग, बाह्य स्रोत्री किसे कहते हैं या आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? इसका डिफिनेशन याद रखना है, ठीक ना। चलिए, कहता है जब, क्या? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी कंपनी का कुछ कार्य अन्य बाहरी या विदेशी कंपनियों या संस्थाओं से कराती है तो उसे बाह्य स्रोतृति कहा जाता है। इसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। तो याद रखना है कि जब कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जो मल्टी वाली कंपनी होती है, जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, वो अपनी कंपनी का कुछ कार्य होती है तो बाहरी अन्य या विदेशी कंपनियों के या संस्था से कराती है तो उसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कहता है क्या इसमें? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार होता है
कि जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम करने के बदले, जब देश या वह राज्य की सरकार लोगों को काम करने के बदले मासिक वेतन देती है। क्या देती है? मासिक। कोई भी काम करता है, मंथली बाय काम करता है, डेली बाय काम करता है, वीकली काम करता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर है मासिक, मतलब महीने में जो तनख्वाह देती है, तो इससे ही सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे में आ गया सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य हो गया, अभियंता सेवा हो गया, बैंकिंग सेवा हो गया, सारे के सारे क्या सरकारी सेवा है। ठीक, अब आगे देखते हैं, याद रखने से नोट कर लेना। देखो बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि सर दूसरे टीचर के नोट से पढ़ा रहे हैं, तो हाँ, दूसरे टीचर के नोट से पढ़ा रहे हैं। समय का अभाव, अभी मेरे पास समय नहीं, फिजिकल करने के लिए बहुत कम ही दिन बचा हुआ है, इसीलिए ये जो संजय सर का नोट्स है उसी का नोट से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसी से तैयारी करेंगे। चलो, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है क्या कि गैर सरकारी सेवाएं किसे कहती हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। कि जैसे बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवाएं, ये सब जितनी भी सेवाएं हैं ये गैर सरकारी है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होती है। ठीक ना। और ये जो है गैर सरकारी होती है, कुछ निजी व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं ये सब काम, या कोई संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक ना। जैसे बैंक में ही ले लो, आपको स्टेट बैंक के बारे में पता होगा, सरकारी बैंक है, लेकिन यहीं पर एक्सिस बैंक के बारे में आपको पता होगा, ये प्राइवेट बैंक है कि नहीं है। तो ये भी आदमी को सेवा देती है, मानवों को सेवा देती है, व्यक्तियों को सेवा देती है। अगला क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन, यह कह रहा है क्या, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। रोजगार और सेवा में क्या संबंध है। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे का पूरक है। रोजगार और सेवा भी क्या है, एक दूसरे का पूरक है, पहले ही बता चुका हूँ फैक्ट्स में। ठीक, सेवा से रोजगार का सृजन होता है। हाँ, ये चीज़ें याद रखनी है कि सेवा से, किससे भाई, सेवा से, एक मिनट, सेवा से रोजगार का सृजन होता है। किसका? रोजगार का। सेवा से ही रोजगार का सृजन होता है, ये पूछ सकता है आपको मॉडल ईयर में, तो ये याद रखना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मॉल, मॉल किसे कहते हैं। क्या, पांचवा क्वेश्चन जो है, मॉल किसे कहते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है कि ऐसे बाजार को मॉल कहते हैं जिसमें एक छत के नीचे उपभोग, मतलब खाने पीने वाली चीज़ें है ना, उपभोग की सारी छोटी एवं बड़ी वस्तुएं उपलब्ध होती है, उसे मॉल कहते हैं। याद रखनी, सिंपल सी डिफिनेशन है। ठीक, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, प्रश्न कहता है क्या कि वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा, इसे लिखें। तो इस प्रकार हम लोग इसका आंसर देंगे। क्या कहता है, एक समय यह कहा जाता था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे छिकता है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, छिकता है। जब फ्रांस छिकता है, छिकता होगा लिखा हुआ। ठीक, जब फ्रांस छिकता है तो पूरे जो यूरोप है, यूरोप को सर्दी लग जाती है। जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को क्या होती है, सर्दी लग जाती है। आज वही स्थिति अमेरिका की है। वहाँ आई आर्थिक मंदी ने सारे संसार को हिला कर रख दिया है। इसी मंदी का सबसे बड़ा शिकार भारत का सेवा क्षेत्र है। विकसित राष्ट्रों से तकनीकी जो है वैज्ञानिक की छटनी करके रोजगार से मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद मुक्त कर दिया गया है। इसका प्रभाव भारत के उन वैज्ञानिकों पर पड़ा है जो दूसरे राष्ट्र में रोजगार कर रहे थे। अमेरिका में कई बैंक दिवालिया हो गए। दिवालिया मतलब वो लूट गए, है ना, घाटा में चले गए, इसे दिवालिया बोलते हैं, दिवालिया हो गए तथा कितने ही वित्तीय संस्थान को बंद करना पड़ा।
ठीक। भारत के सेवा क्षेत्र पर भी इसका असर देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारे इंजीनियर आज भी बहुत स्रोती यानी आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं, सोर्सिंग में लगे हुए हैं। भारत में कार्यरत अनेक विदेशी कंपनियां में छटनी करनी प्रारंभ कर दी है। भारत के अन्य क्षेत्रों पर इसका प्रभाव रहा, तुरंत सेवा क्षेत्र पर इसका प्रभाव सर्वाधिक देखा गया। यहाँ पर तकनीकी बेरोजगारी सर्वाधिक देखिए, जो भी सेवा वाला क्षेत्र है इसमें जो होती है टेक्नोलॉजी ज्ञान होती है, और यहाँ इस क्षेत्र में अगर आर्थिक मंदी आती है तो सबसे अधिक जो होते हैं, जो टेक्निकल टीम होते हैं, उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है हमारे सामने कि आर्थिक सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। तो सेवा क्षेत्र होते क्या है, इस पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, ऐसे लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को, मतलब अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसा करके आपको याद रखना है इसे, ठीक। हमारी अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है, ठीक। इसके बाद कहता है कि जिसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे। विश्व के विकसित देशों की तुलना में अर्धविकसित एवं विकासशील देशों में गरीबी बेरोजगारी की संख्या अधिक है। जितने भी विकसित देश है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र पर लगी है। जो भी विकसित देश है, जैसे कि आपको ले लो जापान ले लो, जापान ले लो, ठीक, चीन ले लो, इसके बाद अमेरिका ले लो, इसको यूएसए बोलते हैं, फ्रांस ले लो, जर्मनी ले लो। तो ये सारे जो देश है, ये देश जो विकसित है, और इसका कारण क्या है कि सबसे अधिक जो कारण है इसका सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना। तो सेवा क्षेत्र में जितनी अधिक लगेगा काम, जितना उसको बढ़ावा देंगे उतना वो देश विकसित बनते चले जाएगा। इसके साथ साथ ही विश्व की विकसित देशों की तुलना में अर्धविकसित हो गया विकासशील देशों में गरीबी बेरोजगारी की संख्या अधिक है। भारत जैसे देशों में, भारत एक विकासशील देश है, यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। जितने भी विकसित देश है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या सेवा क्षेत्र पर लगी हुई है। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक है सरकारी सेवा, क्या है सरकारी, और दूसरी क्या है गैर सरकारी। ये दो प्रकार की सेवाओं में बांटा गया है। इसके बाद सरकारी सेवा का महत्व जो होता है, सरकारी सेवा का महत्व जो होता है वो होता है रोजगार पक्षों को एक ही तराजू के दो पहलू के रूप में देखना होगा। सेवा क्षेत्र का सरकारी अथवा गैर सरकारी दोनों ही परिस्थितियों में रोजगार का सृजन होता है। भारत विश्व को सेवा प्रदान करते हैं। तो ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, ठीक। ऑब्जेक्टिव है इसका क्या, कहता है मानव के लिए जो न्यूनतम आवश्यकता है वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान ये न्यूनतम आवश्यकता होती है मानव की। फिर इसके बाद रोजगार एवं सेवाएं क्या है, एक दूसरे का पूरक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है आर्थिक विकास के जो मुख्य सृजन जो होता है, तो मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं, आर्थिक विकास के मुख्य कितने क्षेत्र होते हैं। तो आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसमें कृषि आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा, सेवा आ जाएगा, ये 3 क्षेत्र होते हैं। इसके बाद
एक कृषि प्रधान देश के बारे में बताओ, तो वो भारत है। क्या है? भारत है। भारत भी कृषि प्रधान देश है। इसके साथ पाकिस्तान हो गया आपका, ठीक, बांग्लादेश भी हो गया। ये सब देशें जो है एक कृषि प्रधान देश है, इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत बोझ कृषि पर है? कितना है? तो 67% जनसंख्या जो है कृषि पर ही निर्भर रहती है, ठीक। इसके बाद कहता है छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में? छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब जिस तरह से अगर कृषि वाला जो क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है, कृषि का अगर कोई खेत में काम करता है तो देखोगे कि मैक्सिमम 3 ही फसल होती है। फसल लगने पर अगर धान ही लग रहा है, अगर वो चावल का ही खेती हो रही है तो चावल की खेती में कब तक काम चलेगा? जब तक रोपाई हो रही है, 1 महीना रोपाई में, 1 महीना रोपाई में। इसके बाद जो कटाई होगा, जब कटाई होगा, कटाई में 1 महीना, तो 2 महीना काम ये हो गया। इसके बाद गेहूं में भी देख लो, गेहूं में तो रोपाई में क्या ही लगता है, 5-10 दिन का काम रहता है, तो ये हो गया। फिर कटाई में इसका भी 1 महीना ले लो, तो ऐसे करके 1 महीना ये, 1 महीना ये, 2 महीना हुआ। फिर इसका सिंचाई उचाई करने में, तो ऐसे करके अगर 12 महीना का काम चल रहा है, कितने चल रहा है? अगर 12 महीना का काम चल रहा है तो 12 महीना के काम में जो यहाँ पर व्यक्तियों को जो काम मिलता है वो कम से कम 3 महीना 4 महीना काम करना पड़ता है, और 8 से 9 महीना जो व्यक्ति होते हैं, जो किसान होते हैं, जो लोग होते हैं, वो बैठ के ही खाते हैं। तो ये बीच बीच में जो उसका काम रुका, 1 महीना ये सीजन में आ गया, दूसरा महीना वो सीजन में चले गया, तो ऐसे करके जो बीच बीच में जो काम नहीं मिल रही, इसे ही छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, इसे भी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अगर डिफिनेशन पूछे तो इस प्रकार आप उसका डिफिनेशन दे सकते हो, ठीक। इसके बाद कहता है कि कौन सा संसाधन विश्व की सर्वश्रेष्ठ संसाधनों का, सर्वश्रेष्ठ संसाधनों में आता है? तो है मानव संसाधन। मानव संसाधन जो है विश्व की सबसे श्रेष्ठ संसाधन है, ठीक। सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? तो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सरकारी और गैर सरकारी सेवा, ठीक। इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में कहता है क्या कि सैन्य सेवा, रेल सेवा, स्वास्थ्य सेवा, ये सब जो है किस प्रकार की सेवा? ये सब सरकारी सेवा है। उसी प्रकार जो होती है बैंकिंग सेवा हो गया, यातायात सेवा हो गया, स्वरोजगार सेवा हो गया, ये किस प्रकार की सेवा है? तो गैर सरकारी सेवा है। फिर आगे है कहते काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज योजना किस वर्ष लाई गई? तो 14 नवंबर। कब? 14 नवंबर 2004 को लाया गया। भाई काम करो, ठीक ना, काम के बदले क्या मिलेगा? अनाज मिलेगा। तो ऐसे करके योजना लाई थी। कब लाई थी? 14 नवंबर 14 नवंबर 2004 को लाई थी। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष लाई गई? जवाहर रोजगार योजना है 1989 में। कब? 1989 में लाया गया, ठीक ना। इसके बाद ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण का कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया? तो ये 1979 में। कब? 1979 में। इसके बाद और है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब लाया गया? तो 1980 में लाया गया, ठीक। इसके बाद कौन सी योजना विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है? नरेगा। कौन सा? नरेगा। अब इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया है। क्या कर दिया है? मनरेगा। तो नरेगा याद नहीं रखना है, मनरेगा याद रखना। सवाल में जो भी आए उसमें टिक लगाना। अगर सवाल में के ऑप्शन में आपका नरेगा मनरेगा दोनों रहे तो आपको टिक करना किस पर? तो मनरेगा पर टिक करना है, ठीक। आई होप कि ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट डाउन कर रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता विश्व का अग्रणी युवा देश जो है वो कौन है? भारत है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शहर कौन सा भारत का? वो है बेंगलोर, ठीक। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी वो है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखें तो कहता है रेलवे, सड़क, वायुयान, जलयान इत्यादि कौन से साधन है? ये तो यातायात साधन है, ठीक। इसी के द्वारा जर्नी होती है, आना जाना लगा रहता है। डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन हो गया, टेली संचार हो गया, मीडिया हो गया, ये किस प्रकार का साधन है? ये संचार साधन है। ये भी याद रखना, संचार साधन का एग्जाम्पल है तार, डाक, टेलीफोन, टेली संचार, मीडिया, टेलीविज़न, ये सब सारे संचार है, ठीक। मानव पूंजी के कितने घटक होते हैं? 5 घटक होते हैं।
कौन कौन होते हैं 5 घटक में? भोजन, आवास, शिक्षा और वस्त्र और स्वास्थ्य। तो ये 5 रोजगार होते हैं, ये 5 घटक होते हैं मानव पूंजी के, इसे भी याद रखनी है। इसके बाद किस प्रकार के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होती है? अगर फ्रेश किस प्रकार के शरीर में, बॉडी में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है तो वह है स्वस्थ शरीर में। जिसका शरीर हेल्दी है, हेल्दी बॉडी है, उसी में ऐसे करके मस्तिष्क का वास होती है। बेंगलुरु हो गया, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली इत्यादि किस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र बिंदु है? ये सूचना एवं तकनीकी का प्रमुख क्षेत्र है, याद रखना है। आर्थिक विकास का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? कृषि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आते हैं? यह उद्योग आते हैं। उद्योग जितने भी फैक्ट्रियाँ होती है ये सारे के सारे द्वितीयक में। तृतीयक में आते हैं सेवा। क्या आते हैं? सेवा। तृतीयक में सेवा आते हैं। इसके बाद ऊर्जा। क्या? ऊर्जा के मुख्य घटक क्या हैं? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, ये सब ऊर्जा के मुख्य घटक है। तो इसी के साथ 5वां चैप्टर का एंड हुआ। तो इसमें सब्जेक्टिव भी देखें, ऑब्जेक्टिव भी देखें और कुछ फैक्ट्स भी देखें, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6ठा चैप्टर के बारे में करेंगे। फिर उसके बाद और एक वीडियो आएगा 7वां चैप्टर, उसमें करके इकोनॉमिक्स ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लो। जय हिंद, जय भारत।